हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो आज चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास के अंदर आपके पुष्पी पादपों का शरीर, और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पौधों का शरीर है वो बना होता है, किस प्रकार कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और उन उत्तकों से पौधे के शरीर का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक होता है सरल उत्तक और एक होता है स्थायी उत्तक। और सरल उत्तक का दूसरा नाम होता है मेरिस्टेमी उत्तक, यानी वो उत्तक जिनके अंदर की कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है, तो उसे सरल उत्तक या मेरिस्टेमी उत्तक बोला जाता है। और जिन उत्तकों के अंदर की कोशिकाओं में विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है उन्हें स्थायी उत्तक बोला जाता है। तो सरल उत्तक को पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, यानी जो मेरिस्टेमी उत्तक है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है शीर्षस्थ मेरिस्टेम जिसके कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी तने की लंबाई में वृद्धि होगी, मूल की लंबाई में वृद्धि होगी। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था अंतर्वेशी मेरिस्टेम, यानी जो स्थायी कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, जैसे घास में। तो घास में ऊपर का भाग स्थायी कोशिका पौधे ने खा ली, तो फिर वो सरल कोशिकाएं वापस नई कोशिकाएं बनाकर ऊपर की ओर घास का पुनर्जीवन कर देती है, पुनरुद्भवन कर देती है। और तीसरे प्रकार का था पार्श्वीय मेरिस्टेम, जो पौधे की तने की मोटाई में वृद्धि करता है। तो हमने देखा था कि जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अंतर्वेशी मेरिस्टेम है वो दोनों प्राथमिक मेरिस्टेम कहलाते हैं, जबकि जो पार्श्वीय मेरिस्टेम है वो द्वितीयक मेरिस्टेम कहलाता है, क्योंकि पहले इस जो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी बनते हैं उसके बाद पार्श्वीय बनता है, इसलिए इन दोनों को प्राथमिक और जो आपके पार्श्वीय मेरिस्टेम है इसको द्वितीयक बोल दिया। उसके अलावा एक हमने पार्श्वीय कली भी देखी थी कि यानी प्ररोह की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं, पत्तियों या तने की लंबाई के समय कुछ मेरिस्टेमी कोशिकाएं हैं वो पीछे छूट जाती है, जिनके कारण पत्ती के आधार में छोटी छोटी कलियां उत्पन्न होती है जिन्हें पार्श्वीय कली कहते हैं। और इन्हीं कली के कारण आगे जानकर शाखाएं और क्या बनते हैं, फूल बनते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया कि जो मेरिस्टेमी उत्तक की कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है, तो वो विभाजन करके जो नई कोशिकाएं बनागी उन नई कोशिकाओं में आगे विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और उन नई कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, स्थायी उत्तक बोला जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्थायी उत्तक। वह उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है उनको क्या बोलेंगे, स्थायी उत्तक। वह उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती अथवा विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है, स्थायी उत्तक कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार सरल उत्तक को भी मोटे दो भागों में बांटा गया था, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक, उसी प्रकार स्थायी उत्तक भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। अब देखिए सरल और जटिल का मतलब क्या है। इस उत्तक में ये तो फिक्स है कि इस उत्तक की जो कोशिकाएं होगी उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी, ना तो इसमें होगी ना ही इसमें होगी। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है कि इस उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो सभी एक समान होती है, एक जैसे आकार और एक जैसे कार्य करने वाली होती है, इसलिए इस उत्तक को क्या बोल दिया, सरल स्थायी उत्तक। यानी सरल कोशिकाएं हैं जिनका आकार भी समान है और कार्य भी समान है।
फिर दूसरे प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक का मतलब क्या है कि इसमें भी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता तो नहीं होगी, लेकिन इसमें जो कोशिकाएं होगी उनके कार्य भी अलग अलग होंगे, उनमें असमान प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जटिल स्थायी ऊतक। तो इन दोनों की मैं परिभाषा नोट करवाऊंगी, पहले यहां तक नोट कर लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक को कंपैरिजन करके देखना है दोनों को, फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे। सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। एक समान कार्य करने वाली विभाजन क्षमता रहित कोशिकाओं का समूह है सरल स्थायी ऊतक कहलाता है। सरल स्थायी ऊतक कहलाता है। और इसका क्या होगा, अलग अलग कार्य करने वाली विभाजन क्षमता रहित कोशिकाओं का समूह है जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। और इनके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या होगा, सरल स्थायी ऊतक। विभाजन की क्षमता दोनों में नहीं होती है, लेकिन एक समान कार्य करने वाली होगी तो सरल स्थायी ऊतक, और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जटिल स्थायी ऊतक। यह 3 प्रकार का होता है, इसके 3 प्रकार है। सबसे पहला है
पेरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। तीन प्रकार के सरल स्थायी ऊतक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। उसी प्रकार जटिल स्थायी ऊतक के भी दो प्रकार है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा तो सरल स्थायी ऊतक है और कौन सा जटिल स्थायी ऊतक है। नोट कर लीजिए टेबल को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो तीन प्रकार के सरल स्थायी ऊतक है, ये दो प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक है। तो इन सब पांचों को हम विस्तार से पढ़ते हैं कि कौन सा ऊतक कहाँ पर पाया जाता है और इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सरल स्थायी ऊतकों को। और सबसे पहला पेरेनकाइमा। देखिए ये जो सरल स्थायी ऊतक है, इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग आकार की होती है, एक समान व्यास की होती है, यानी एक समान व्यास की कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। कोई गोलाकार होती है, कोई त्रिभुजाकार होती है, कोई चतुष्कोणीय होती है। तो अलग अलग आकार की, कार्य समान होगा और आकार क्या होगा, अलग अलग आकार की। समान कार्य की कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पतली तथा सेल्यूलोज से बनी। नोट कीजिए पॉइंट्स। कोशिका भित्ति क्या होती है, इनकी पतली होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करेगी। आपको पूछा जा सकता है कौन सा ऊतक प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, तो प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन का निर्माण होता है उसका संग्रहण करना और दूसरे भागों में स्राव करना। तो ये सब कार्य किसके, पेरेनकाइमा के। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो आपस में चिपकी हुई रहती है और इनके बीच में कुछ कुछ स्थान भी हो सकते हैं। जैसे देखिए इनकी संरचना कैसी होगी, ये अलग अलग आकार की होती है। देखिए जैसे कहीं गोलाकार है, कहीं चतुष्फलकीय आकार, कहीं त्रिभुज आकार है, कहीं इनके बीच में अंतराकाशी स्थान भी उपस्थित है। इस प्रकार बनाएंगे। तो ये आपके पेरेनकाइमा का डायग्राम है। इसमें कोशिकाएं सटी हुई रहती है लेकिन कहीं कहीं पर अंतराकाशी स्थान भी उपस्थित है। देखिए अंतराकाशी स्थान। तो ये आपके पेरेनकाइमा ऊतक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वापस देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो पता ये एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, सरल स्थायी ऊतक बोला। दूसरा ये पतली कोशिका भित्ति होती है और वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम प्रकाश संश्लेषण करना, संग्रहण करना और स्राव करना। इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकाशी स्थान उपस्थित हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, यानी आपस में सटी हुई भी हो सकती है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। इनकी कोशिकाओं में इनकी कोशिकाएं आपस में सटी हुई भी होती है, सटी हुई भी हो सकती है तथा उनके मध्य कहीं कहीं पर अंतराकाशी स्थान भी हो सकता है।
ठीक है, नोट करजिए पॉइंट। तो स्टैंड सी हमने पेरेन काइमा पढ़ा, आगे हम पढ़ते हैं कोलेन काइमा। ये जो कोलेन काइमा की है वो आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है, किस प्रकार कोशिकाएं बनी होती है।
ये इनकी कोशिका भित्ति होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इनकी कोशिका भित्ति में भी क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, लेकिन इनमें लिग्निन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन का क्या होता है, जमा होता है। इनकी कोशिका में इस प्रकार की विशेष शारीरिकी पाई जाती है। और इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशीय स्थान उपस्थित नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है कि कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल आपस में सटी हुई है, इनके बीच में अंतराकाशीय स्थान उपस्थित नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कोलेन काइमा प्रकार की स्थायी कोशिका है, इनके बीच में आपको दिखाई दे रहा है अंतराकोशीय स्थान बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है, ये आपस में चिपकी हुई है। तो पहला पॉइंट, इनकी कोशिकाओं में अंतराकाशीय स्थान उपस्थित नहीं होता। आपको पूछा जा सकता है किन कोशिकाओं में अंतराकाशीय स्थान हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता। तो पेरेन काइमा में हो सकता है, लेकिन कोलेन काइमा में अंतराकाशीय स्थान नहीं हो सकता। इनकी कोशिकाओं में अंतराकाशीय स्थान उपस्थित नहीं होता। ठीक है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, देखिए वो बिल्कुल पतली दिखाई दे रही है। इनकी कोशिका भित्ति इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। पतली होती है जिस पर देखिए
कोशिका भित्ति तो पतली हो तो होगी, लेकिन कोशिका भित्ति के कोनों पर क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ का क्या होता है, जमाव होता है, जिसके कारण इसके कोने क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। देखिए कोनों में ये जमाव उपस्थित है, जिसके कारण कोने क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि कोलेन काइमा की कोशिका भित्ति में क्या उपस्थित रहता है, तो 3 पदार्थ उपस्थित रहते हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन। या आपको पूछा जा सकता है कि किस कोशिका के कोने होते हैं वो मोटे होते हैं, तो आपके कोलेन काइमा कोशिकाओं के, और किसके जमाव के कारण, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण। तो इनके कोने क्या है, मोटे। तो इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जिस पर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज तथा पेक्टिन का जमाव होता है। जिसके कारण इनके कोने मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो किस किस का जमा होगा, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज तथा पेक्टिन। आपको पूछा जा सकता है कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित रहता है, तो आपको आंसर क्या करना है, कोलेन काइमा। देखिए इनके कोने इस प्रकार मोटे होते हैं तो इनके अंदर दृढ़ता पाई जाती है। तो इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है जो नए पादप उग रहे होते हैं, यानी जो नवजात तने होते हैं और छोटी छोटी पत्तियां होती है, उनको ये क्या करती है, सहारा देने का काम करती है। तो आपको पूछा जाए अगर कि कोलेन काइमा का कार्य क्या है, तो आपको कार्य क्या बताना है कि ये तना तथा प्रत्ति के व्रंथ को क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। तो कार्य क्या लिखेंगे, कार्य है सेसव तने, सेसव यानी जो छोटी अवस्था में, शिशु अवस्था में, सेसव तने तथा पत्ती के व्रंत। आपको पता है पत्ती का जो नीचे डंठल नुमा लकड़ी होती है वो व्रंत कहलाता है, बहुत वो कोमल होता है, पतला होता है, तो उसको सहारा कौन देता है, कोलेन काइमा। सेसव तना तने तथा पत्ती के व्रंत को सहारा प्रदान करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि पौधों में यांत्रिक सहारा देने का या सेसव तने और पत्ती के व्रंत को सहारा देने का काम कौन करते हैं, कोलेन काइमा करते हैं। इनके अंदर कभी कभी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो सकते हैं, तो यदि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होंगे तो ये भोजन का निर्माण कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। यदि इनमें ऐसा लिख देंगे, इनमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित हो सकते हैं, और जिसके कारण ये भोजन का स्वांगीकरण कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये हमने कोलेन काइमा के पॉइंट देखे। अब तीसरा हम देखते हैं स्क्लेरन काइमा। ये जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं ये बहुत मतलब कड़े होते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है और उस पर लिग्निन का जमा होता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं बहुत कठोर होती है। और ये कहाँ पाई जाती है आपको पता हो? अमरूद, चिक्कू, उनके अंदर जो भाग होता है वो बिल्कुल कड़ा होता है। आप देखो बिल्कुल नाशपाती का भाग जो कड़ा होता है वो किन कोशिकाओं के कारण होता है? स्क्लेरन काइमा के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और उस पर लिग्निन का जमा होता है। तो देखिए किस प्रकार इन कोशिकाओं की संरचना होती है। ये लंबी और नुकीली तंतु के समान कोशिकाएं होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिग्निन का जमाव युक्त मोटी कोशिका भित्ति नोट कर लीजिए। इसके पॉइंट्स अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स आज हमने कोलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा और पेरेन काइमा के बारे में स्टडी किया। आपके स्क्लेरन काइमा के कुछ पॉइंट बचते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।